हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम क्लास 11 फिजिक्स के अंदर चैप्टर नंबर 13 देखेंगे जिसका नाम है ऑसिलेशंस। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्लास 12 के लिए, और ये अगर आपने समझ लिया ना तो आपके अच्छे खासे 12th के अंदर मार्क्स आएंगे। तो ये 11 का चैप्टर है, बेस है 12th का, तो ध्यान से समझिएगा। तो सबसे पहले है हमारा पीरियोडिक मोशन। तो पीरियोडिक मोशन होता क्या है वो समझ लेते हैं हम। तो एनी मोशन दैट रिपीट्स इटसेल्फ, एनी मोशन जो खुद को रिपीट कर रहा है, ठीक है, रिपीट इटसेल्फ एट रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम। रेगुलर इंटरवल के ऊपर कोई अपने आप को रिपीट कर रहा है, क्या? मोशन। तो उसे आप बोलेंगे पीरियोडिक मोशन। द मोशन ऑफ हैंड ऑफ क्लॉक इज पीरियोडिक। मतलब अब आप देखेंगे एक क्लॉक होता है, ठीक, उसके हैंड होते हैं। तो अगर आप देखें कि ये हैंड बड़ा वाला, ये एक टाइम के बाद वापस यहाँ आ जाता है, ऐसे ही छोटा वाला भी यही करता है। तो ये एक पीरियड के बाद वापस रिपीट करता है अपना मोशन। इसे क्या बोल रहे हैं? पीरियोडिक मोशन। यहाँ एग्जांपल है, एनी डेफिनेशन है, एनी मोशन दैट रिपीट्स इटसेल्फ एट रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम। सिंपल, इतना याद रखना है, उसे कहेंगे पीरियोडिक मोशन। और एग्जाम्पल याद रखिएगा, क्लॉक। ठीक, याद हो जाएगा। चलिए इसके बाद देखेंगे ऑसिलेटरी मोशन। ऑसिलेशन, ऑसिलेटरी मोशन। तो देखिए ऑसिलेटरी मोशन क्या होता है? इफ ए बॉडी मूव बैक एंड फोर्थ रिपीटेडली, मतलब अगर एक बॉडी है, ठीक है, एक बॉडी है, वो बार बार इस तरीके से जा रही है, बैक और फोर्थ, बैक और फोर्थ, बैक और फोर्थ, तो उस मोशन को आप क्या कह रहे हो? ऑसिलेटरी। कैसे? इफ ए बॉडी मूव बैक एंड फोर्थ रिपीटेडली अबाउट इट्स मीन पोजीशन, अबाउट इट मीन पोजीशन। तो ये जो पोजीशन है बीच की, ये है कौन सी? मीन पोजीशन। तो एक बॉडी अगर आगे जा रही है, पीछे जा रही है, आगे जा रही है, पीछे जा रही है, किसके अलोंग? मीन पोजीशन के, तो क्या कहोगे इसे? तो इट्स मोशन इज सेड टू बी ऑसिलेटरी, या फिर वाइब्रेटरी, या फिर हार्मोनिक मोशन। ठीक है, तो इतने सारे ऑसिलेटरी मोशन बोलते हैं। ऑसिलेटरी का आप याद रख लिया, ऑसिलेटरी या वाइब्रेटरी, थोड़ा सही रहेगा, है ना। अब इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है? एग्जाम्पल, स्विंगिंग मोशन ऑफ पेंडुलम। तो आपने देखा होगा, वही क्लॉक के अंदर एक पेंडुलम हुआ करता था पुराने जमाने में, तो वो इस तरीके से स्विंग करता था, ठीक है, इस तरीके से। तो इसकी मेन पोजीशन तो ये थी, ठीक, और ये जो क्लॉक था, क्लॉक का जो पेंडुलम था, है ना, वो कैसे मूव कर रहा है? ये मेन पोजीशन, और ये ऐसे यहां से यहां, यहां से यहां, ठीक है। तो इसे क्या बोलेंगे? ऑसिलेटरी मोशन। और अगर वाइब्रेटरी का फीलिंग लेनी है तो आपने गिटार देखी होगी, है ना, गिटार की जो स्ट्रिंग होती है ना, वो अगर हम छेड़ते हैं तो एकदम इस तरीके से होती है, तो उसे बोलते हैं वाइब्रेटरी मोशन। तो क्या समझ में आया? बॉडी जो आगे और पीछे हो रही है, किसके? मीन पोजीशन के, उसे बोलेंगे ऑसिलेटरी मोशन। सिंपल है ना, बड़ा सिंपल तरीके से मैं आपको समझा दूंगा। चलिए इसके बाद हम देखते हैं, ये दोनों एक जैसे ही तो लग रहे हैं, है ना, पीरियोडिक और ऑसिलेटरी। इसमें अंतर कुछ है क्या? तो देखते हैं। तो एवरी ऑसिलेटरी मोशन इज नेसेसरीली पीरियोडिक। इसका मतलब क्या हुआ? हर ऑसिलेटरी मोशन, मतलब कौन सा वाला? ये पेंडुलम वाला। हर ऑसिलेटरी मोशन नेसेसरी है कि वो पीरियोडिक होगा, है ना, एक इंटरवल के बाद वापस आएगा, पीरियोडिक होगा। क्यों? बिकॉज इट इज रिपीटेड एट रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम। वो रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम पे रिपीट हो रहा है, ठीक है। और इन एडिशन इट इज बाउंडेड अबाउट वन मीन पोजीशन, और वो एक बाउंड है एक मीन पोजीशन की, ठीक है। तो आपको सिंपल सी बात ये है, एवरी ऑसिलेटरी मोशन जो होगा वो पीरियोडिक होगा। क्यों होगा? क्योंकि वो रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम पे रिपीट हो रहा है। ये समझ में आ गई बात? चलिए अब थोड़ा सा और आगे। बट क्यों बोला? देखिए, बट एवरी पीरियोडिक मोशन नीड नॉट टू बी ऑसिलेटरी। मतलब हर पीरियोडिक मोशन जो होगा ना, पीरियोडिक मोशन पता है ना क्या था? पीरियोडिक मोशन है ना, एक इंटरवल ऑफ टाइम के ऊपर आपकी क्लॉक आ रही थी,
है ना, क्लॉक आ रही थी, ठीक है। तो क्या बोल रहा है ये, एवरी पीरियोडिक मोशन नीड नॉट टू बी ऑसिलेटरी, हर पीरियोडिक मोशन ऑसिलेटरी नहीं होगा, है ना। तो फॉर एग्जांपल द अर्थ कंप्लीट वन रेवोल्यूशन अराउंड सन इन 1 year बट इट इज नॉट टू एंड फ्रो। क्या कंडीशन है, अर्थ के लिए और क्लॉक के लिए भी, क्लॉक के लिए और अर्थ के लिए, सन के अराउंड घूमती है ना, अर्थ आपकी सन के अराउंड घूमती है, तो मगर ये टू एंड फ्रो नहीं है, टू एंड फ्रो होता तो यूं होता, ऐसे नहीं हो रहा, ये यूं घूम रही है, ये पीरियडिक है, ये पीरियडिक है, और अगर ये यूं चलता तो ऑसिलेटरी भी हो जाता। तो ये क्या बोला, एवरी पीरियडिक मोशन नीड नॉट टू बी ऑसिलेटरी। क्यों, एग्जांपल के अंदर समझेंगे, अर्थ जो कंप्लीट करता है वन रेवोल्यूशन, वो क्या है, वो है आपका पीरियोडिक, पीरियोडिक, ठीक है, सेम इंटरवल पे आएगा, वो टू एंड फ्रो नहीं है, ठीक है, अबाउट मीन पोजीशन के ऊपर, इसलिए ऑसिलेटरी नहीं है। आई होप आपको समझ आ गया होगा, है ना, हेंस इट्स मोशन इज पीरियोडिक बट नॉट ऑसिलेटरी। तो आई होप समझ में आ गया होगा क्या डिफरेंस है पीरियोडिक और ऑसिलेटरी का। ऑसिलेटरी टू एंड फ्रो, टू एंड फ्रो, टू एंड फ्रो, है ना, पीरियोडिक पीरियड के बाद वापस वहीं, पीरियड के बाद वापस वहीं, ठीक है, तो ये अंतर है, ठीक। चलिए अब है पीरियोडिक फंक्शन। अब ये फंक्शन थोड़ा सा मैथ्स की टर्मिनोलॉजी के अंदर हम न्यूमेरिकल करते हैं ना, इसलिए लगा दिया, और कोई बात नहीं है, घबराने की बात नहीं है। तो क्या होगा, इसके अंदर साइन थीटा कॉस थीटा आपने देख रखा है, तो ये बस वही है, साइन ओमेगा टी साइन 2πt/t। कैसे हो रहा है ये, देखो साइन, ठीक है, साइन थीटा तो पता है आपको, साइन ये आ गया, ठीक है। ओमेगा क्या होता है, अभी आगे चल के देखेंगे इसकी वैल्यू कितनी होती है। ओमेगा की वैल्यू होती है 2π/t, ठीक है, जो हमने यहां लिख दी ओमेगा की वैल्यू, ठीक है, ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी होती है, आगे चल के हम पढ़ेंगे। तो साइन ओमेगा टी, तो ऐसे लिख सकते हैं, तो इसे आपने बोल दिया फंक्शन एफ, किसका, टाइम का फंक्शन बोल दिया, है ना, टाइम के साथ साथ ये वेरी कर रहा है। ऐसे ही कॉस का दोस्त साइन का कॉस होता है, साइन का दोस्त कौन होता है, कॉस, तो कॉस ओमेगा टी, ऐसे ही कॉस ओमेगा की जगह ये रख दिया और ये टी, तो ये हमने जी टी बोल दिया, एक फंक्शन है ये। तो अब इसे डिफाइन किस तरीके से कर रहे हैं हम, वो देख लीजिए। पीरियोडिक फंक्शन किसे बोलेंगे, एनी फंक्शन दैट रिपीट इटसेल्फ एट रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम, है ना, है ना, रेगुलर इंटरवल ऑफ इट्स आर्गुमेंट, है ना, आर्गुमेंट जो भी आर्गुमेंट दे रखा है ना उसके अकॉर्डिंग, ठीक है, इज कॉल्ड पीरियोडिक फंक्शन। तो जो फंक्शन रेगुलर इंटरवल ऑफ आर्गुमेंट रिपीट कर रहा है चीजों को, तो उसे आप बोलेंगे पीरियोडिक फंक्शन। जैसे साइन और कॉस, ठीक है, आर पीरियोडिक विद पीरियड टाइम टी, ठीक है, पीरियड टी के हिसाब से। अब ये हो कैसे रहा है, देखो ये समझ में ऐसे आएगा। तो टाइम ये रहा, इस लाइन के ऊपर टाइम है आपका, टाइम ये रहा, ठीक है, ये फंक्शन की वैल्यू है 1 माइनस और प्लस, ठीक। तो ये रिपीट कैसे करता है, इस तरीके से कैसे कर रहा है, देखिए ये ऊपर जा रहा है, या 1 तक टकरा है, ये नीचे आया, या 1 तक टकरा है, ये वापस ऊपर गया, तो ये 1 और ये 1, ये इस तरीके से आगे भी रिपीट करता जाएगा, ठीक है, सब तरीके से वैसे ही रिपीट करता चला जाएगा। ऐसे कॉस कहां से स्टार्ट हो रहा है, साइन की वैल्यू कहां से होती है, 0 से स्टार्ट होती है, कॉस की वैल्यू कहां से स्टार्ट होती है, 1 से स्टार्ट होती है ना, याद है ना आपको, कॉस 0 इज इक्वल टू कितना होता है, 1 होता है, और साइन 0 इज इक्वल टू क्या होता है, 0 ही होता है, इसलिए हो रहा है ये, ठीक है। चलिए, तो ये कॉस का यहाँ 1 से स्टार्ट हुआ, ये यहाँ गया और ये वापस यहाँ रुक गया, फिर यहाँ से स्टार्ट हुआ, फिर यहाँ रुक गया, तो इस तरीके से ये क्या हुआ, ये साइन का फंक्शन हो गया, है ना, ग्राफ, ठीक, और ये कॉस का फंक्शन हो गया, ठीक। ये रफ एफ टी, जो क्या था, एफ टी साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी ये वैल्यू थी, और ये इस तरीके से पूरा बन गया, है ना, साइन कर्व, ठीक है। तो इस तरीके से बन रहा है। इसको अगर आप और समझना चाहो ना कि ये बन कैसे रहा है, तो इसके अंदर वैल्यू पुट कर करके देखते हैं, कैसे वैल्यू पुट करके देखते हैं आप, वो भी समझ सकते हैं, है ना। तो यहाँ 0 है, ठीक है, यहाँ आपके पाई होगा, यहाँ π/2 होगा, ठीक है, यहाँ 2π होगा, ठीक। तो आप वैल्यू पुट करें,
जैसे कैसे वैल्यू पुट करेंगे आप टाइम की, टी की, ठीक है। ये t/2 यहाँ है, ठीक है, और ये t/4 यहाँ है, ठीक है। अगर ये पूरा t है, ये t है, तो इसका आधा क्या होगा t/2, इसका इसका आधा क्या होगा t/4, ठीक। चलिए तो अब वैल्यू पुट करते हैं तो देखते हैं क्या होता है। तो अब हम वैल्यू पुट करते हैं t की, करें, चलिए। तो ये t को अभी हमने लगा दिया t/4 यहां, तो क्या लिखेंगे हम t/4। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, ये कैंसिल हुआ, ये कैंसिल हुआ 2, t से t कैंसिल हुआ, कितना बचा π/2। तो साइन π/2 कितना होता है, साइन π/2 होता है, मतलब साइन 90 होता है 1। तो यहाँ साइन π/2 होता है कितना 1, तो यहाँ एक वैल्यू आ गई, ठीक। यहाँ क्या थी वैल्यू, यहाँ 0 थी, मतलब t यहाँ कितना था 0, तो यहाँ 0 लिखा, तो साइन 0 कितना होता है 0। एक वैल्यू यहाँ आ गई, एक वैल्यू यहाँ आ गई, ठीक। तो आपको ये दो वैल्यूज मिल गई। अब आगे चलते हैं t/2। तो वैल्यू यहाँ t की जगह t/2 रखेंगे, तो 2 से 2 कैंसिल, t से t कैंसिल, कितना बचा यहाँ पे बचा आपका पाई, है ना, 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहाँ पे बचा पाई। तो साइन पाई क्या होता है, या साइन 180 डिग्री क्या होता है 0 होता है। तो आपने यहाँ एक और डॉट लगा दिया, यहाँ एक और डॉट, यहाँ, तो ये इस तरीके से इन्हें मिला दिया। और ऐसे ही आप आगे रखते जाएंगे, तो ऐसे यहाँ भी वैल्यू आएगी और यहाँ की भी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। चलिए अब आगे चलें, या फिर यहाँ का भी वैल्यू रखते हैं, यहाँ के भी वैल्यू रख दो आप यहाँ की, ठीक। तो यहाँ पे t कितना है, ये 3 आधा, तो ये कितना होगा, t कितना होगा यहाँ, t 3/4 है ना। यहाँ पाव, यहाँ आधा, यहाँ है ना पौने 2 है ना, पौने 1 पौन, ठीक है। तो ये 3/4 है, यहाँ पे इस तरीके से याद रख सकते हो, है ना। चलिए तो यहाँ 3/4 रखते हैं, तो यहाँ 3t/4, तो t से t कैंसिल हुआ, 2 कितना हुआ ये 2, तो बचा क्या, यहाँ बचा 3π/2। अब ये 3π/2 क्या होता है, तो 3π/2 आपको पता है ना, पाई की वैल्यू कितनी होती है 180। 2 ये यहाँ 3 है, यहाँ 3, यहाँ 2 है, यहाँ 2। तो अब क्या दिख रहा है आपको, 2 से ये गया 90 डिग्री, ठीक है, और 9 3 जा कितने होते हैं 270। तो ये 270 डिग्री है, मतलब साइन 270 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है -1 होती है। तो यहाँ एक और पॉइंट आ गया, तो यहां से ये जुड़ गया एक और पॉइंट, ठीक है। ऐसे ही आपने t की वैल्यू t रख दी, ऑब्वियसली रखेंगे, तो ये t रख दी, तो ये कैंसिल आउट, तो साइन 2π। अब साइन 2π क्या होता है, साइन 2π मतलब साइन 360, तो साइन 360 मतलब होता है 0। तो यहाँ वैल्यू आई थी यहाँ तक, और ये जुड़ गई। इस तरीके से ये आगे भी ऐसी जाती जाएंगी। तो ये आ गई साइन की वैल्यू। ऐसे ही आप कॉस की भी वैल्यू रख सकते हो, है ना। कॉस की वैल्यू कैसे रखते हैं वो भी आप देख लो, एक दो दिखा देता हूं मैं आपको। तो यहाँ सबसे पहले क्या है, टी की वैल्यू रखते हैं हम 0, कहाँ पे, यहाँ पे, ये 0 रखेंगे, ये सब 0 हो जाएगा। कॉस 0 कितना होता है 1 हो गया। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू आई यहाँ 1, तो यहां से शुरुआत होगी, ठीक। अब इसके बाद क्या आता है, यहाँ पे क्या है t/4, तो यहाँ पे रख देते हैं अपन t/4, ठीक। 2 2 से 4, t से कैंसिल, यहाँ कितना बचा π/2, तो π/2 cos π/2 मतलब 90 डिग्री कितना होता है 0। तो आपके क्या आएगा, अब ये वाली वैल्यू t/4 पे आएगी 0, इसलिए ये डॉट आ गया, ये तो ये कनेक्ट हो गया इससे, ठीक है। तो आप पॉज कर करके देखना, सोचना, है ना, थोड़ा क्रिटिकल चीज है ना, ध्यान लगाने वाली चीज है। अब इसके बाद t/2 है यहाँ पे, तो यहाँ t/2 रख देंगे, 2 से 2 कैंसिल, t से t कैंसिल, cos पाई, cos 180 डिग्री कितना होता है, cos 180 डिग्री होता है -1, तो यहाँ -1, तो ये आ गया एक और, ठीक है। यहाँ से ये कनेक्ट हुआ, यहाँ से ये कनेक्ट हुआ -1, ठीक। इसके आगे और चलेंगे, कितना हुआ, यहाँ पे पहुंचे, तो यहाँ पे क्या है
है ना, 3/4, कितने 3/4 टी, यहाँ ये है तो यहाँ रख देते हैं हम 3t/4, ये 2 से 2 कैंसिल, t से t कैंसिल, कितना बचा cos, कितना 3π/2, तो 3π/2 अभी देखा था ना, तो cos 270, तो cos 270 की वैल्यू कितनी होगी, तो cos 270 की वैल्यू 270 मतलब ये π/2 है ना, π/2 मतलब 0 है ना, तो cos की वैल्यू यहाँ पे 0 रहेगी। ठीक है, ये थोड़ी सी याद रखनी पड़ेंगी आप। अब ये t, अब t रख देते हैं, यहाँ t रख दिया, t से t कैंसिल, cos 2π, 2π मतलब 360, तो cos 360 की वैल्यू कितनी होती है +1, यहाँ आ गई वापस +1 की वैल्यू, तो ये यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, ऐसे ही ये साइकिल चलती रहती है, इसलिए आप इसे क्या बोल रहे हो पीरियोडिक, और ये फंक्शन के रूप में है तो इसलिए पीरियोडिक फंक्शन, ये आर्गुमेंट है इसका। तो क्या बोलेंगे, दीज फंक्शन वेरी बिटवीन ए मैक्सिमम वैल्यू +1 एंड मिनिमम वैल्यू -1, मैक्सिमम वैल्यू +1, मिनिमम वैल्यू -1, इसमें ही वेरी करेगा कौन, कॉस एंड साइन। ठीक है, थ्रो 0 इज इन बिटवीन, तो 0 कहां पे आ रहा है, इन बिटवीन के अंदर आएगा। ठीक है, आई होप ये समझ में आ गया होगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये आपके समझ में आ जाएगा तो आपकी 12th बहुत अच्छी हो जाएगी, तो इसे पॉज कर करके समझ लें। ठीक है, चलिए आगे हार्मोनिक फंक्शन, हार्मोनिक फंक्शन, तो देखिए क्या है आसपास वैसे ही क्या है, द पीरियोडिक फंक्शन विच कैन बी रिपीटेड बाय अ साइन और कॉस कर्व, तो ऐसा पीरियोडिक फंक्शन जो साइन और कॉस के थ्रू ही रिपीट हो रहा है, साइन और कॉस के कर्व के थ्रू ही रिपीट हो रहा है, उसे आप बोलोगे हार्मोनिक। ठीक है, क्या बोलोगे, हार्मोनिक। ऐसे पीरियोडिक फंक्शन के अंदर दूसरे भी कर्व होते हैं, ठीक है, उन्हें मगर हार्मोनिक नहीं बोलते। हार्मोनिक किसे बोलते हैं, जो पीरियोडिक फंक्शन क्या साइन और कॉस के कर्व के रूप में रिपीट हो रहा है, ठीक है, उसे बोलेंगे हार्मोनिक फंक्शन। अब नॉन हार्मोनिक क्या होगा फिर सर, ये पूछेंगे आप। तो देखो, ऑल हार्मोनिक फंक्शन आर नेसेसरीली पीरियोडिक बट ऑल पीरियोडिक फंक्शन आर नॉट टू बी हार्मोनिक, तो हर पीरियोडिक फंक्शन हार्मोनिक नहीं होगा, क्योंकि हर कोई साइन और कॉस के टर्म में नहीं बता सकते। अब देखो कैसे, अब देखो ये वाला है इस तरीके से, ये साइन और कॉस का कर्व नहीं है, तो ये कौन सा है, नॉन हार्मोनिक। ऐसे ये है, ये साइन और कॉस का कर्व नहीं है, तो इसे बोलेंगे नॉन हार्मोनिक। ये पीरियोडिक है, देखो एक इंटरवल के बाद ये रिपीट हो रहा है, एक इंटरवल के बाद ये रिपीट हो रहा है, मगर ये साइन कर्व या कॉस कर्व में नहीं, ये पीरियोडिक है मगर हार्मोनिक नहीं है। तो द पीरियोडिक फंक्शन विच कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड बाय सिंगल साइन कॉस फंक्शन, है ना, कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड बाय सिंगल साइन एंड कॉस फंक्शन आर कॉल्ड नॉन हार्मोनिक फंक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है, ये डेफिनेशन ही आती है आपके एग्जाम के अंदर। चलिए अब आप बताएं पीरियड क्या होता है। पीरियड देखिए, आपको पता है एक पीरियड लगता है ना अपने क्लास में, वैसा ही है ये कुछ। द स्मॉलेस्ट इंटरवल ऑफ टाइम आफ्टर विच अ पीरियोडिक मोशन इज रिपीटेड। अगर एक चीज रिपीट हो रही है स्मॉल इंटरवल के ऊपर, तो उसे आप बोलोगे पीरियड। जैसे सेकंड, ऐसा यूनिट क्या होगी इसकी, सेकंड। एक सेकंड के अंदर आप रिपीट कर रहा है वो चीज, तो आप क्या बोलोगे, पीरियड। ठीक है, तो पीरियोडिक या पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ प्लैनेट मरकरी इज 88 अर्थ डेज। तो 88 अर्थ के हिसाब से डेज होते हैं ना, उसके हिसाब से एक रिवोल्यूशन कौन कंप्लीट कर लेता है सन के अराउंड, मरकरी, है ना, 88 डेज के अंदर। ठीक है, तो ये इसका क्या हो गया, पीरियड हो गया। ठीक है, तो क्या होगा वापस डेफिनेशन, द स्मॉलेस्ट इंटरवल ऑफ टाइम आफ्टर विच ए पीरियोडिक मोशन इज रिपीटेड। स्मॉलेस्ट इंटरवल ऑफ टाइम, है ना, जो जिसके बाद वो रिपीट कर रहा है एक पीरियोडिक मोशन, और ऐसा यूनिट सेकंड होगी। इसके बाद आएगी फ्रीक्वेंसी। तो अब फ्रीक्वेंसी के अंदर देखिए क्या है, द नंबर ऑफ ऑसिलेशन या फिर वाइब्रेशन परफॉर्म बाय ऑसिलेटिंग बॉडी अबाउट इट्स मीन पोजीशन। तो एक मीन पोजीशन है, ठीक है,
वो ऑसिलेट हो रही है या वाइब्रेट हो रही है, ठीक है, ऑसिलेटिंग बॉडी अबाउट मीन पोजीशन इन ए यूनिट टाइम, यूनिट टाइम में उसको क्या कहोगे आप, फ्रीक्वेंसी कहोगे, ठीक है। एक यूनिट टाइम के अंदर अगर वो वाइब्रेट होता है, कितना नंबर ऑफ टाइम वाइब्रेट होता है, उसे आप कहेंगे, क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, फ्रीक्वेंसी कहेंगे, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो ये क्या चीज है, फ्रीक्वेंसी का सिंबल। तो ये न्यू होता है, ये इस तरीके से बनता है, ये वी ऐसा होता है, ये वी नहीं होता है, ये यूं जाके यूं टेढ़ा हो जाता है ना, यूं करके यूं, ठीक, यूं ऐसा। तो ये फ्रीक्वेंसी का सिंबल होता है, ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और ऐसा भी होता है फ्रीक्वेंसी का सिंबल, ठीक, और आगे जाके ऐसा भी आ जाएगा फ्रीक्वेंसी का सिंबल। तो आपको अभी ज्यादातर यही इस तरीके से मिलेगा। तो न्यू इज इक्वल टू 1/t। क्या बोला इसने, द नंबर ऑफ ऑसिलेशन परफॉर्म बाय अ ऑसिलेटिंग बॉडी अबाउट इट्स मीन पोजीशन इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी, उसे फ्रीक्वेंसी कहेंगे। अब 1 हर्ट्ज है ना, 1 हर्ट्ज इस तरीके से लिखेंगे, इज इक्वल टू 1 ऑसिलेशन पर सेकेंड। 1 हर्ट्ज क्या है, 1 हर्ट्ज है 1 ऑसिलेशन पर सेकेंड, ठीक है। तो 1 सेकेंड के अंदर कितना ऑसिलेशन कर रहा है उसे बोलोगे आप 1 हर्ट्ज। ये थोड़ा सा ध्यान रखना, ये ऐसा यूनिट है किसकी, फ्रीक्वेंसी की। अब व्हेन फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेटरी मोशन इज वेरी हाई देन मोशन इज कॉल्ड वाइब्रेटरी मोशन। अगर फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा हुई ना तो क्या होगा, उसे आप बोल दोगे ऑसिलेटरी नहीं, वाइब्रेटरी मोशन, अगर फ्रीक्वेंसी ज्यादा हुई तो, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा। अब एक क्वेश्चन है, ह्यूमन हार्ट, इससे समझ में आ जाएगी फ्रीक्वेंसी की बात। ह्यूमन हार्ट ऑन एन एवरेज इज फाउंड टू बीट 75 टाइम इन ए मिनट, ठीक। कैलकुलेट इट्स बीट फ्रीक्वेंसी एंड पीरियड। तो बड़ा आसान है, आपके पास क्या दे रखा है, 75 टाइम पर मिनट। तो अब आप देखिए नंबर ऑफ बीट कितनी है, 75, टाइम कितना लग रहा है, 1 मिनट, जिसे 60 सेकंड बोल रहे हैं हम। अब इसे कैलकुलेट करेंगे तो 1.25 आ जाएगा, ठीक, और इसे हार्ट्स के अंदर लिखेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। तो ये आ गया बीट फ्रीक्वेंसी ऑफ हार्ट, ठीक है। बीट पीरियड, टाइम पीरियड की बात कर रहा है, 1/फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू यहां लिखेंगे और आंसर ये आ जाएगा।